आज पता नहीं महेंद्र बाबू को नींद क्यों नहीं आ रही थी। रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। बेटा आयुष और बहू अरुणिमा अभी अभी पार्टी से लौटे थे। काफी देर से वह उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो सोने के लिए अपने बेडरूम में जाने लगे, खिड़की से उन्होंने देखा आयुष मेन गेट लॉक करना भूल गया था। वे आयुष को लॉक लगाने का निर्देश देने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़े, किंतु दरवाजे पर पहुंचकर उनके पांव ठिठक गई। ऐसा लगा मानो शरीर की समस्त शक्ति चुक गई हो। हृदय में पीड़ा उठी। इतनी सर्दी में भी माथे पर पसीना आ गया। तुरंत दीवार का सहारा न लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ते। कुछ देर वो यूं ही खड़े रहे, फिर लड़खड़ाते हुए कमरे में आकर बैठ गई। उनकी पत्नी सावित्री गहरी नींद में सोई हुई। एक पल को उनकी इच्छा हुई वह सावित्री को जगाकर अपनी हालत के बारे में बताएं, किंतु दूसरे ही पल उन्होंने इरादा त्याग दिया। वह कमजोर मन की है। थोड़ी सी घबराहट या परेशानी से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नहीं नहीं, उसे कुछ भी बताना उचित नहीं। इस तनाव को वो खुद ही झेलेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और चेयर से पीठ लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही उनके दिलो दिमाग में एक शोर मचने लगा। अभी 4-5 दिन पहले ही तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने राहत की सांस ली थी। सावित्री की इच्छा के अनुसार अपने सभी रिश्तेदार और परिचितों को बुलाकर बेटे बहू का एक रिसेप्शन किया था। मुंह दिखाई में जब सावित्री ने अपने महंगे कीमती हार अरुणिमा को पहनाया तो पांव छूकर वह बोली थी, मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, आज से आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। आंसू भरी आंखों से सावित्री ने उसे गले लगा लिया था। यह देख उसकी आत्मा संतुष्ट हुई थी। ये ही सुख और शांति पाने के लिए उन्होंने सारा जीवन जद्दोजहद की। वे एक सरकारी नौकर थे। जब शादी की बात चली तो माँ बाप की पसंद की लड़की पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। सावित्री ने भी अपने मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा के दम पर यह साबित कर दिया कि उसे जीवन साथी के रूप में चुनकर उन्होंने कोई भूल नहीं की थी। कुछ समय के अंतराल पर वह एक बेटी और एक बेटे के पिता भी बन गई। सावित्री की दो ही इच्छाएं थी, अपना घर और बच्चों की अच्छे परिवार में शादी। किंतु वह सबसे पहले अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे और इसके लिए वह हर माह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जमा कर देते थे। इस कारण सावित्री का हाथ हमेशा तंग रहता था। न तो वह बेचारी कभी अपने शौक पूरे कर पाई और न ही खर्च कर पाई। बेटी अर्चना ने जब पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा निकाल कर उसकी अच्छे परिवार में शादी करा दी। बेटा पढ़ाई पूरी करके बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। 1 साल बाद वह रिटायर हुए तो जल्द ही उन्होंने दौड़ धूप करके रिटायरमेंट के मिले पैसों से शहर से बाहर बनी कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। अच्छी कॉलोनी में इतना बड़ा घर पाकर सावित्री तो बहुत प्रसन्न थी। उसकी बरसों की इच्छा पूरी करके वह आपार संतुष्ट थे। किंतु उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। अब आयुष का विवाह कैसे होगा, सावित्री अक्सर चिंता करती। ऊंचे घराने की लड़की से रिश्ता जोड़ने के लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। कहाँ से आएगा पैसा? उन्होंने इसका भी उपाय सोच लिया था। 1-2 साल प्रतीक्षा करेंगे, पेंशन के कुछ रुपए और जमा हो जाएंगे। कम पड़े तो कुछ आयुष से ही ले लेंगे और उसका भी विवाह कर देंगे। लेकिन इंसान के जीवन में तकदीर नाम की भी एक चीज होती है जो इंसान को जब चाहे चकमा दे सकती है और इंसान असहाय बना दूर से ही अपनी जिंदगी का तमाशा अपनी आंखों से देखता है। आज की ही तो तरह उस दिन भी वह स्वयं को बेहद लाचार महसूस कर रहे थे जिस दिन आयुष का फोन आया था। आयुष के एक एक शब्द गरम अंगारे की तरह उनके हृदय को जला रहे थे। कहीं सुनने में उन्होंने भूल तो नहीं कर दी? उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो दोबारा से उस पल को याद करने लगे। आयुष ने साफ शब्दों में कहा था, पापा मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। अरुणिमा नाम है उसका, सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान, बिल्कुल आपके और मेरे सपनों के अनुसार। आज सुबह ही मैंने उससे मंदिर में शादी कर ली है। मैं जानता हूँ आपने और मम्मी ने मेरे विवाह को लेकर बहुत सारे सपने संजोए होंगे, किंतु साथ ही यह भी जानता हूँ कि मेरी खुशी आप दोनों के लिए सबसे बढ़कर है। अरुणिमा का दुनिया में कोई नहीं है। वह अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई है। अब मैं और आप दोनों ही उसके सब कुछ हैं, इसीलिए मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ। वे अवाक रह गए थे। कैसे उठा लिया बेटे ने इतना बड़ा कदम? कितनी ही देर तक कमरे में निसहाय बैठे इसी पीड़ा को आत्मसात करने का प्रयास करते रहे। फिर चिंता हुई सावित्री की। उसे जब पता चलेगा तो रो रो कर के हलकान हो जाएगी। माँ है आखिर।
कैसे बर्दाश्त करेगी इतना बड़ा सदमा? किंतु बर्दाश्त तो करना ही है। सोचते हुए वह किचन में चले आए, जहां सावित्री उनके लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। चाय खत्म करके सावित्री उठने को हुई तो उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। धीरे धीरे सारी बात बताई तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर खिसियाती सी बोली, देखिए, अगर यह मजाक है तो आइंदा ऐसी मजाक मत कीजिएगा। अफसोस यही है सावित्री कि यह मजाक नहीं, हकीकत है। आयुष ने सचमुच मंदिर में शादी कर ली। क्रोध और बेबसी के आलम में सावित्री बिल्कुल जड़ हो गई। उसका इतना आज्ञाकारी बेटा, जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध आज तक कोई काम नहीं किया, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वह स्वयं कैसे ले सकता है? उसका हृदय छलनी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। रूठे कंठ से बोली, अच्छा फल दिया इतने लाड़ प्यार का, समाज में मुंह दिखाने तक के काबिल नहीं छोड़ा, क्या इज्जत रह गई हमारी? वह पत्नी सावित्री को समझाने लगे, इस तरह रोने और दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी अनर्थ नहीं हो गया। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर ही लेते हैं। और जहां तक समाज की बात है, हम लोग एक बढ़िया सा रिसेप्शन दे देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। सावित्री बड़बड़ाई, अरे कोई भले घर की होती तब भी दिल को तसल्ली थी। अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, न धर्म का पता न जात का, पता नहीं कैसा खून है। महेंद्र बाबू क्रोधित हो उठे, कठोर स्वर में बोले, बेकार में बाप का बतंगड़ मत बनाओ। आयुष ने कुछ तो उसमें देखा ही होगा। अब हमारा तुम्हारा जमाना नहीं रहा, जब लोग जात पात में यकीन रखते थे। और देखा जाए तो जात पात से मिलता भी क्या है, इंसान का व्यवहार ही काम आता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारे बेटे ने पुण्य का काम किया है। एक अनाथ लड़की को परिवार देकर के उसकी जिंदगी बना दी। वह सावित्री को समझाने लगे, कल आयुष बहू को लेकर घर आ रहा है, तुम्हारे चेहरे पर लेस मात्र भी सिकन नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही बेटा है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सावित्री को तो वह समझा आए, किंतु स्वयं सारी रात सो न सके। बेटे के विवाह का कितना चाव था दोनों को, कितने सपनों के महल बनाए थे, सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। परिस्थितियां ऐसा मोड़ लेंगी कभी सोचा नहीं था, किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है। अगले दिन बेटे और बहू को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। आयुष के साथ गेट से बाहर आती अरुणिमा पर जब उन दोनों की नजर पड़ी तो आत्ममुग्ध से उसे निहारते रह गई। दूधिया सी रंगत, जिस पर बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ, कंधे तक लटकते काले घने बाल। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने फुर्सत से उसे गाड़ा हो। तुरंत ही उसके अनाथ होने का ख्याल मन को भेद गया। आयुष के साथ जब वह उन दोनों के पांव छूने को झुकी तो मन में रहा सहा संताप भी जाता रहा और करुणा से उनका हृदय भारी हो उठा। न जाने कितने आशीष उन दोनों ने उसे दे डाले। 2 दिन तक अपने सभी रिश्तेदार और परिचितों को बुलाकर उन्होंने रिसेप्शन दिया था। इतनी खूबसूरत और मिलनसार भाभी पाकर बेटी अर्चना ने भी भाई से कोई गिला नहीं रखा और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गई। उनके सभी दायित्व अपूर्ण हो चुके थे। पिछले 4 दिनों से बेटे और बहू घूमने फिरने और मित्रों के घर पार्टियों में व्यस्त थे। उनकी नजर सामने दीवार पर लगी अपने माता पिता की फोटो पर पड़ी। वह सोचने लगे, 2 पीढ़ियों के बीच कितना गहरा अंतराल है। वह तो हमेशा अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र है, अपने घर की इज्जत पर कभी आंच ही नहीं आने दी। किंतु आज की पीढ़ी, उनके व्यथित हृदय से एक आस ही निकली। जितना अधिक वह स्वयं को पराजित महसूस कर रहे थे, उनके मन का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। तभी धीरे धीरे उनके मन में रुक्मणी का ख्याल आने लगा और रुक्मणी का चेहरा अट्ठास करता हुआ। रुक्मणी उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं उससे मित्रता हुई थी। दोनों की पसंद और विचारों में समानता होने के कारण कब वह उनके जीवन के अंतरंग क्षणों में समाती चली गई। फिर तो इकट्ठे घूमना फिरना और धीरे धीरे उनके प्रेम की सुगंध हवा में फैल गई। बात उड़ते उड़ते रुक्मणी के घर वालों तक पहुंच गई और उन्होंने तुरंत ही उन्हें घर बुलवा लिया था। उन्हें आश्वासन देने की नौकरी लगते ही वो अपने माँ बाप से बात करेंगे और रुक्मणी से विवाह करेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें नौकरी मिल गई। उनके लिए रिश्ते आने लगे। दबी जुबान से जब उन्होंने अपनी माँ और पिता से रुक्मणी के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया, यह कहकर कि ऊंचे खानदान में एक मध्यम वर्गीय विजातीय बहू का भला क्या काम, उनकी इज्जत का क्या होगा। और वह भी कायरों के भांति हमेशा खामोश हो गई। माँ बाप की पसंद की लड़की सावित्री से उन्होंने ब्याह रचा लिया। फिर तो वह अपनी दुनिया में ऐसे रम गए कि कभी यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि रुक्मणी के ऊपर क्या बीती होगी, उसका विवाह भी हुआ या नहीं। लेश मात्र भी पश्चाताप या आत्मग्लानि के एहसास ने उन्हें कभी नहीं कचोटा था। आज इतने वर्षों बाद उनका वही अतीत उन पर हंस रहा था। अट्टहास करती रुक्मणी मानो उनसे पूछ रही हो, अब क्या हुआ आपकी इज्जत का, आपके मान सम्मान का। रुक्मणी की हंसी की गूंज इतनी तीव्र कि उन्हें अपने दिमाग की नसें फटती सी जान पड़ती थी।
काश वो आकाश के कमरे की ओर बढ़े ही ना होते। आगे बढ़कर गेट पर लॉक स्वयं ही लगा दिया होता तो उन्हें आयुष की बात सुनाई भी ना पड़ती, जो वो अपने कमरे में अरुणिमा से कह रहा था। अरुणिमा, मम्मी को यही बताना कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। भूले से भी यह मत कह देना कि तुम बार डांसर थी। उन्हें लग रहा है उनके मन का यह कोलाहल अब जीवन पर्यंत उनके साथ ही रहने वाला था। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।